प्लीज आपको बोलना यार भाई मोबाइल नीचे करिए थोड़े से, बस चले जी। झूठ बोला, बुहतान लगाया, 6 साल इसी में गुजर गए। आजमाइश थी, लंबी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया। और झूठ की शेल्फ लाइफ होती है, कुछ साल भी हो सकती है, लेकिन झूठ का इख्तिताम इसी तरह होता है जहाँ जिस तरह आज हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आजिज़ी से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। अपने वकला का, ख़ुसूसन जो मेरे पहले वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, और उसके बाद अमजद परवेज़ साहब, मैं ख़ुसूसन अमजद परवेज़ साहब का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मेरा जितनी मेहनत से, जितनी लगन से उन्होंने मेरा केस लड़ा, ईमानदारी से। मैं उनको सिर्फ दुआ दे सकती हूँ, अल्लाह ताला इसकी जज़ा दे उनको। बात करा दें अगर कराएं। 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी मैं इस वक्त प्रेस टॉक कर रही हूँ जी। बहुत शुक्रिया आपका अंकल, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू वेरी मच अंकल। आपको भी मुबारक हो जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू। और मैं मियाँ साहब को अभी ये कह रही थी कि भले आप पे आजमाइश आई, 6 साल 7 साल हो गए, आपको एक झूठ का सामना करना पड़ा। अल्लाह ताला ने उस आजमाइश में भी आपको साबित कदमी दी, और आज अल्लाह ताला ने जब आपको सुरखरू करके निकाला है तो पहले से ज़्यादा इज्जत दे के निकाला है। मेरा ये नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई भी ऐसा सियासी लीडर आया है जिसका इतना कड़ा एहतसाब हो, जिसके ऊपर इतनी बड़ी मुश्किलात के पहाड़ टूटे हों। कोई सियासी लीडर इस किस्म के एहतसाब से नहीं गुजरा, और कोई सियासी लीडर इस तरह से सुरखरू नहीं हुआ जिस तरह से सुरखरू आज नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने किया। मुझे ये भी याद है कि जब पैनामा के लिए ये पैनामा का शोर उठा तो नवाज शरीफ साहब को, उनका ज़ाहिर है जब आपने कुछ नहीं किया होता तो आपका पहला रिएक्शन ये होता है कि आप ये कहते हैं कि मैं इसको फेस करूँगा, मैं इसका जवाब दूँगा। तो नवाज शरीफ साहब ने यही किया। उनके जो रुफ़क़ा हैं, उनके दोस्त हैं, उनके चाहने वाले, उन्होंने उनको ये कहा कि ये कोई लीगल मुकदमा नहीं है, ये कोई कानून की बात नहीं है, आपको ये सज़ा के लिए पूरा ट्रैप सेट किया जा रहा है। तो आप इस मुकदमे में आप इस मुकदमे में ना पेश हों, आप अपना जो भी आपको हासिल है, जो भी इम्यूनिटी आपको मिलती है वो आप ले लें, और आप ये ना करें, क्योंकि इनका ये मकसद आपको सज़ा देना है। ये आपकी जो तावील है, जो आपकी लीगल आपके पॉइंट्स हैं, जो हकाइक हैं, वो ये नहीं सुनेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि नहीं, मैं इस एहतसाब को फेस करूंगा, मेरी बेटी भी फेस करेगी, मेरी ख़ानदान भी फेस करेगा, मेरे बच्चे भी फेस करेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो सुरखरू होंगे। तो आज वो अल्लाह ताला ने दिन हमें दिखा दिया। लेकिन अब ये भी देखें आप कि जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बुहतान लगाया, जिसने पूरी अपनी 25-30 साल सियासत नवाज शरीफ के ऊपर बेस करके की, आज मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ। आज क्या सोचता होगा, आज उसके पास कहने को क्या है। इस केस के मुतालिक जो इसके हकाइक हैं, मेरी ज़बान पे ताला लगा रहा, क्योंकि केस अदालतों में था, जजेस के सामने था, तो मैं उस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की मैंने। लेकिन अब क्योंकि अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, आज फ़ैसला आया, अब मैं इसके ऊपर डिटेल्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मैं ज़रूर करूँगी 1-2 दिनों में। लेकिन देखें, मैं आज उससे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नाकाम भी किया, तुम्हें झूठा भी साबित किया, तुम्हें साजिशी भी साबित किया, अब तुम क्या करोगे? तुम जितनी चाहे झूठी तावीलें लेकर आओ, लेकिन हकीकत यह है कि तुम नाकाम हुए हो, और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो दिन भी लाएगा। आप डार साहब को देख लें, डार साहब
जिस प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे गए थे, अल्लाह ताला उसी प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे उनको लेके आया। जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया उन्हीं के सदर ने उनसे ओथ लिया और आज वो पूरी आबोताब के साथ वज़ीर ख़जाना, अल्लाह ताला ने उनको एक बार फिर पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया। तो इसी तरह इंशाअल्लाह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। तो इसके ऊपर जो इमरान खान को यही कहना चाहूँगी कि तुम एक बेबस शख्स हो। आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ के ऊपर अपनी सियासत क्यों की, और आज तुम जवाब दो ना दो, तारीख तुमसे ये जवाब इंशाअल्लाह लेकर रहेगी। अब आप आ जाएं वो जो कल लीक्स सामने आई हैं। मरियम, पहले मुकदमे के हवाले से एक सवाल ले लें कि ये मुकदमा पनामा वाला ये इमरान खान ने आपके खिलाफ नहीं बनाया था, और जिस दौर में ये बना था वो आप भी जानती हैं, और इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे थी। तो आप नहीं समझती कि इसमें सिर्फ इमरान खान कसूरवार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी कसूरवार है? इसका बेनिफिशरी कौन है? इसका बेनिफिशरी कौन है? तो साजिशी कौन? नवाज शरीफ साहब को हटाकर जो आज साजिशी है ना, वो भी कहीं दूर बैठा हुआ है। एक सेकेंड, इसका बेनिफिशरी जो है उसको सब पता था कि वो उसकी प्लानिंग के साथ ये हुआ, उसकी प्लानिंग के साथ नवाज शरीफ को हटाया गया। उसमें तो इतनी पसली नहीं थी कि वो इक़्तिदार में अपने ओन पे आ सकता। वो बैसाखियों पे आया, इस मुकदमे के थ्रू आया, और नवाज शरीफ को फाउल प्ले के ज़रिए मैदान से बाहर करके आया। क्योंकि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहता तो इमरान खान 3 जिंदगियां और होती तो वो कभी भी इस ओहदे तक नहीं पहुंच सकता था। तो इसका बेनिफिशरी वो है, और जो इसके दूसरे जो उनके कोचेज़ हैं वो अब अल्लाह ताला ने किया तो उनका काम भी ख़त्म है। तो मैं ये अब अपनी बात जो है, मैं क्योंकि मैं इस पे कह चुकी हूँ कि मैं इस पे डिटेल्ड जो प्रेसर है वो करूँगी इंशाल्लाह, और हक़ाइक़ के साथ करूँगी, हक़ाइक़ पूरे कौम के सामने रखूँगी। लेकिन अब ये जो लीक्स हैं उनके ऊपर आप आ जाएं कि देखें, झूठा तो वो साबित हुआ। मेरे लिए वैसे कोई बहुत शॉकिंग नहीं थी ये जो लीक हुई है। मैं ये पहले दिन से जानती थी कि ये झूठा, साजिशी, मक्कार शख्स है। मेरे लिए तशवीश की बात बतौर पाकिस्तानी, कल मैंने अपने ट्वीट में भी ये कहा था, वो ये है कि एक साजिशी जहन का इंसान जो फॉरेन फंडेड है, जो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों से डॉलर्स लेकर, जो उस पर साबित किया ईसीपी ने, डॉलर्स लेकर पाकिस्तान में तबाही, इंतशार और फितना फैलाता रहा। एक गैर जिम्मेदार शख्स जिसको ये भी पता नहीं है कि मुल्क की सलामती से खेलना कितना संगीन जुर्म है, वो 4 साल इस मुल्क के स्याहो सफ़ेद का मालिक रहा। और जब उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ आ रहा था, जब उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर उसको पता चल गया कि ये कामयाब होने वाला है, जब उसने जो मिन्नतें और वो जो उसने की थी लोगों की वो कामयाब नहीं हुई, उसको पता चल गया कि मेरे अपने अराकीन मेरे खिलाफ हो गए हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होने जा रहा है। तो उसने साजिश का ये ड्रामा रचाया पूरी कौम के सामने। और आप देखें कल की, मतलब इतनी संगीन वो बात है। वो कहते हैं कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो तो मेरे हाथ में, उनको मैं अपने मुताबिक वो कर लूँगा। और वो कह रहे हैं कि मैं खेलूँगा, इसमें हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने सिर्फ इस पे खेलना है, अवाम की तकदीर से खेलना है। ये अवाम 22 करोड़ अवाम, जीती जागती अवाम का मुल्क है। हमने सिर्फ अवाम के जज्बात से खेलना है, हमने सिर्फ खेलना है। और वो कहते हैं कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग में अपने मुताबिक कर लूँगा। यानी कि आप एक इतने इम्पॉर्टेंट नेचर के डॉक्यूमेंट्स में फोर्जरी कमिट कर रहे हैं, आप टैंपरिंग कर रहे हैं, और आप खेल रहे हैं, उसको खेल कह रहे हैं। खेल खेल में वो मुल्क से खेल गया और लोग तमाशा देखते रहे। आप ये देखें कि वो अभी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम से बाहर ही नहीं निकला। उसने इस मुल्क को या ओवल स्टेडियम समझा हुआ है क्योंकि ये वहाँ से आए, या कज़ाफ़ी स्टेडियम समझा हुआ है। वहाँ पर भी टैंपरिंग करता था, यहाँ पर भी वो उसको कह रहा है कि टैंपरिंग करो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के साथ। क्या जो कौमी सलामती है वो खेल है? क्या जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खेल है? क्या पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो खेल हैं?
کیا جو خارجہ امور ہیں، فارن پالیسی ہے پاکستان کی، وہ کھیل ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی پوری جو اس کو اقتدار چھوڑ کے اس کو لگ رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، اس نے جال سازی کی، مکاری کی، سازش کا پورا ڈرامہ کریٹ کیا، اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا، لوگوں کو کہتا ہے غلامی سے، زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ، آزادی کے بھاشن دیتا ہے، اور نام پوچھو اگر کسی کا تو ABC پڑھتا ہے، XYZ کہتا ہے، اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا، صرف اس پہ کھیلنا ہے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان کس طرح یہ جو پاناما والی سازش کے تھرو اقتدار میں آیا، RTS بٹھایا اپنے اقتدار کی خاطر، اس کے بعد فورن فنڈنگ لی غیر ملکی قوتوں سے، اس سے ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا، پتہ نہیں وہ پیسے کہاں کہاں استعمال ہوئے، اس سے ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا، اور اس کے بعد آپ پیٹرن دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب IMF کی یہ جو ڈیل کی بات ہو رہی تھی، IMF نے جب پیسے دینے تھے، ابھی پہلی ٹرانچ نہیں آئی تھی، تو آپ نے سب نے وہ سنی جو آڈیو تھی جس میں شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خط لکھ دو تاکہ پاکستان کو پیسے نہ ملے۔ پہلے آپ نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، اس میں پاکستان کو گروی رکھ دیا، اس کے بعد جاتے جاتے اس معاہدے کو فلاؤٹ کر گئے، اور پھر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اتنی بڑی غداری کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں فون کر کے خط لکھو کہ پاکستان کو پیسے نہ ملے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کو اگر یہ پیسے نہ ملتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، پاکستان کے کروڑوں عوام بھوکے مر جاتے۔ اس قسم کے شخص کی ذہنیت پہ انسان کیا بات کرے سوائے حیرانی کے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سازش کی بیس پر جو اس نے اعظم خان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹرز آفس میں گھڑی، پرائم منسٹر کے اوتھ کو وائلیٹ کیا۔ پرائم منسٹر کا اوتھ کیا کہتا ہے؟ وہ اور بات ہے کہ ان کو اوتھ بھی پڑھنا نہیں آیا، کاغذ سے دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آیا، اینک لگا کے بھی پڑھنا نہیں آیا، تو اپنے اوتھ کو آپ نے وائلیٹ کیا، آپ نے پاکستان کے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے آفس میں بیٹھ کر سازش کی۔ اور کس چیز پہ؟ وہ جال سازی کی بیس پر وہ سازش آپ نے کی، اور اسی جال سازی کی بیس پر آپ نے پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا، پاکستان کے اداروں کو آپ نے کنٹروورسیز میں پھینکا، دھکیلا، اور آپ کا چیف آف سٹاف ARY پہ بیٹھ کر ایک خط پڑھتا ہے، ریٹن ایک لیٹر پڑھتا ہے جس میں وہ فوج کے اندر جو ہے وہ ڈویژن کریٹ کرنے کی کھلے عام بات کرتا ہے۔ اور یہ آپ نے اسی سازش کی بیس پر، اسی جال سازی کی بیس پر، اسی ٹیمپرنگ کی بیس پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے افواج پاکستان پر حملے کیے، آپ نے شہداء پر حملے کیے، آپ نے ECP کو کنٹروورشل بنا دیا، آپ نے سیاسی اداروں پہ حملے کیے، آپ نے سیاسی جماعتوں کے اوپر حملے کیے، آپ نے پاکستان کی سالمیت پہ حملے کیے، اور کس چیز کی بیس پر؟ شیطانی دماغ کے اختراع کی بیس کے اوپر۔ اور پھر دیکھیں فرق، دیکھیں آپ ذرا کہ آپ مطلب بیوی بھی یہی کہہ رہی ہے، وہ پیرنی صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہے، ارسلان بیٹا جو اگر ہم پہ تنقید کرے اس کو آپ غداری سے لنک کر دو۔ اور ہسبینڈ کیا کر رہا ہے؟ بیٹھ کر پرائم منسٹر کے آفس میں وہ فورجری کر رہا ہے، وہ پاکستان کے اتنے ایک سینسٹیو چیز کے ساتھ وہ ٹیمپرنگ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے ایک ڈرامہ کرنا تھا، اس نے عوام کے اندر یہ فتنہ پھیلانا تھا، اور پھر پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرتا ہے، نکل جاتا ہے، بچ کے نکل جاتا ہے۔ اسی سازش کی بیس پر، اسی جال سازی کی بیس پر، اسی فوجری کی بیس پر، اسی شیطانی کھیل کی بیس پر وہ پاکستان کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا غلام کہتا رہا، پاکستان کو ایک کمزور ریاست بتاتا رہا، اور بچ کر نکلتا رہا۔ دوست ممالک کو اور یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے خلاف خط لکھ کر اس میں زہر اگلتا رہا۔ کس چیز کی بیس پر؟ اس جال سازی کی بیس پر جو اس نے اعظم خان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹرز آفس میں کی۔ عوام کو بغاوت پہ اکساتا رہا۔ ابھی آپ نے دیکھا GC یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر کیا سرمن دے رہا تھا، کیا بھاشن دے رہا تھا پاکستان کی آنے والی نسلوں پر کو، ان کو کہہ رہا تھا میرے خلاف سازش ہوئی۔ آج وہ بچے بھی سوچتے ہوں گے جن کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو بھاشن دے رہا تھا کہ یہ سازش ہمیں کیا بتا رہا تھا کہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہو گئی، اور نکلا کیا؟
निकला ये कि प्राइम मिनिस्टर के कमरे में बैठ के 2 शैतानी दिमागों ने उस साजिश को घड़ा, गुमराह करता रहा पूरी आवाम को, फिर अफवाज पाकिस्तान में फूट डालने की कोशिश करता रहा उसी जालसाजी की बुनियाद पर। मीर जाफर कहता रहा, मीर सादिक कहता रहा, जानवर कहता रहा उसी साजिश की बुनियाद पर। और फिर मजहब के साथ खेलता रहा, लोगों को कहता रहा कि इनको वोट देना गुनाह है, मुझे वोट देना सवाब है, जो इनको वोट देगा वो शिर्क करेगा। मजहब का तमाशा बनाता रहा, दुनिया बैठ के देखती रही, मजहबी हमारे जो कायदीन है वो भी बैठ के देखते रहे, किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक झूठे साजिश की आड़ के अंदर वो ये सब करता रहा और सब इदारे और हम सब बैठकर हुकूमत समेत ये सब तमाशा देखते रहे। ये है कौन जिसको इतनी खुली छुट्टी मिली हुई है? ये है कौन कि ये संगीन से संगीन जुर्म का इर्तिकाब करके चुप करके बच के निकल जाता है? मरियम तेरी जुर्रत को, मरियम तेरी जुर्रत को। मैं हुकूमत ने एक JIT बनाई है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह पनामा में JIT ने रोज की बुनियाद पर काम किया था, इसी तरह हाई पावर JIT बनाई जाए। ये संगीन मसला है, इनको जरा प्लीज चुप कराएं, बात करने दो जी प्लीज। ये इससे ज्यादा संगीन नौयत का जुर्म कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मैं कहती हूँ करना तो दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता। हाई पावर JIT बननी चाहिए जिसके अंदर हुकूमत के वज़रा हों, जिसके अंदर ISI के मेंबर्स हों, जिसके अंदर IB के मेंबर्स हों, जिसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री के मेंबर्स हों और जिसके अंदर FIA के मेंबर्स हों। और इमरान खान, आज़म खान, शाह महमूद कुरैशी साहब और जो सफ़ीर थे उस वक्त के, क्या नाम था उनका, असद मजीद साहब, इन सब को बुला के इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कौम के साथ इमरान खान ने इतना घिनौना खेल किस तरह खेला। और अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो फिर हमें सबको ना आंखें बंद करके घर जाके कंबल लेके सो जाना चाहिए। अगर हम ये भी नहीं कर सकते, इस मुल्क को बचाना हमारा फ़र्ज़ है, इस साजिशी से इस मुल्क को बचाना हमारा फ़र्ज़ है और इंशाअल्लाह ताला ये फ़र्ज़ हम पूरी कुव्वत से अदा करेंगे। मरियम साहबा ये बता दें कि आप जो सियासी खेल शुरू किया था, जिन लोगों ने आप पे केस बनाए थे, क्या किसी से आमना सामना हुआ, किसी ने माफी मांगी कभी इससे पहले, और अब आप क्या मुतालबा करते हैं? देखिए, माफ़ी, मुझे किसी से माफ़ी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ जब वो ये साजिश कर रहे थे तो शायद वो ये भूल गए थे कि वो बहादुर शाह ज़फ़र का एक बड़ा अच्छा शेर है जो मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल भी है, और वो कहते हैं कि ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही साहिब फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। जब आपके पास ताकत होती है तो कुछ लोगों को जिनकी नाकामी अल्लाह ताला को मंजूर होती है तो उनकी आंखों पे पट्टी बन जाती है और वो ये समझते हैं कि ये जो ताकत है ये हमेशा लास्ट करेगी। उसी ताकत के नशे में जब वो ये काम करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात सब कुछ देख रही है और ये शॉर्ट लिव्ड होता है। आसमान का निज़ाम हरकत में आता है। आज मुझे जजेस की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने इंसाफ किया, लेकिन मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फ़ैसला अल्लाह ताला की तरफ से आया है, आसमान की तरफ से आया है। और जब अल्लाह का हुक्म था ये फ़ैसला आ गया। मुझे आज वो नवाज़ शरीफ साहब ने जो उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ, तो आज मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने उनके उन अल्फाज पे उनको सुरखरू किया। तो माफ़ी कोई मांगे ना मांगे, ये जो आज हकायक कौम के सामने आ गए हैं, इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है। मरियम साहब ये बताएं, जो सियासी खेल जिस साइफर के जरिए इमरान खान ने शुरू किया, उसी अब साजिश में तो खुद फंस गए, लेकिन अब वो इस्लामाबाद यलगार करने की तैयारियां कर रहे हैं, उस लाडले को कौन रोकेगा, क्या स्ट्रेटजी है? मैं तो समझती हूँ कि जिस किस्म की चीज़ें उनके सामने, उनके ख़िलाफ़ सामने आ चुकी हैं, जिस किस्म के शवाहिद आ चुके हैं, उनको गिरफ्तार करके बंद करना चाहिए। उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए कौमी सलामती से खेलने की, पाकिस्तान के इस्तेहकाम से खेलने की, पाकिस्तान की मईशत से खेलने की, क्योंकि 4 साल ये बहुत कर चुके, वो अब भी कर रहे हैं। तो वो किसी का लाडला अगर होगा तो होता रहे, हमारा लाडला वो बिल्कुल भी नहीं है।
اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. میڈم مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آڈیو کی ابھی آپ نے بات کی تو آپ کی بھی آڈیو آئی ہیں جس میں پیٹرول کے حوالے سے آپ چچا کو کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پہ ایسا کروں گی, اور آپ پیٹرول کی بھی بات کر رہی ہیں, صحت کارڈ کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہیں, پھر آپ داماد بڑا اچھا کیا, بہت اچھا کیا. مشرف کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہیں, تو یہ بتائیں کہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ عوام تو یہ کہتی ہے آپ کے دل میں عوام کا درد ہے, لیکن یہاں ایک منٹ, اب بات ختم ہو گئی نا, میں نے سوال سن لیا. اب مجھے بڑا اچھا کیا یاد کرا دیا, اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے دماغ سے نکل جاتا. میں آج کیونکہ پرائم منسٹر نے خود ہی اس دن قوم کے سامنے کہہ دیا یہ بات, انہوں نے کلیریفائی کر دیا. جہاں تک میرے داماد راحیل منیر کا تعلق ہے تو بالکل وہ میرے بیٹوں سے بڑھ کے ہے میرے لیے, بہت اچھا بچہ ہے. ایک پرانے کاروباری خاندان سے اس کا تعلق ہے, خود بھی وہ اپنے جو خاندان کا کاروبار ہے اس کو وہ چلاتا ہے, دیکھتا ہے. تو کل مجھے کسی نے عمران خان کی سٹیٹمنٹ بھیجی کہ مریم کو شرم آنی چاہیے کہ وہ انڈیا سے داماد کے لیے مشینری منگوا رہی تھی. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میں عمران خان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی. میری نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام بھی لیا جائے, لیکن شرم عمران خان کو آنی چاہیے کیونکہ میرے داماد کی جو مشینری آئی تھی وہ عمران خان کے دور میں آئی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے. تو شرم تو پھر عمران خان کو آنی چاہیے, حالانکہ جائز کام تھا. وہ آدھی مشینری اس کی تب آ گئی تھی. پھر آدھی مشینری کے لیے انہوں نے جب ایپلیکیشن دی تو انہوں نے کہا کہ میری آدھی مشینری آ چکی ہے, آدھی کی وجہ سے میرا پلانٹ جو ہے وہ نہیں چل پا رہا. تو انہوں نے جب ایپلیکیشن دی تو پرائم منسٹر آفس میں اس کو چیک کیا گیا, تو انہوں نے, مجھے فخر ہے اس بات کا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں, یہ قانون اب تبدیل ہو گیا ہے. پہلے انڈیا سے مشینری الاؤڈ تھی امپورٹ, اب امپورٹ پہ بین لگ گیا, تو آپ کہیں اور سے مشینری منگوا لیں, یہ مشینری نہیں آئے گی. تو انہوں نے کہا میں خود بتا دوں گا. انہوں نے یہ بات مجھے بھی بتائی, راحیل کو بھی بتائی, اور ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کسی نے نہ کوئی اس کے بعد اس معاملے کو اٹھایا نہ کچھ کیا. تو انہوں نے بھی قانون کا احترام کیا, میں نے بھی اپنے ملک کے قانون کا احترام کیا. اپنا جائز چیز بھی چھوڑ دی, اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا, لیکن قانون کے خلاف کچھ نہیں کیا. دوسری بات میں نے جب پرائم منسٹر کو پیٹرول کی قیمتوں والی جو ہے اس میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ جب آپ یہ ڈیسیجن کرتے ہیں پیٹرول کی قیمت والا, کیونکہ عوام کے اوپر اس سے تکلیف آتی ہے, عوام کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے جب قیمتیں بڑھتی ہیں, تو جب یہ اعلان ہونا چاہیے ٹی وی پہ تو اس میں ہنسنا کھیلنا یا کوئی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو, کیونکہ لوگوں کے اوپر تکلیف آ رہی ہے, آپ اس کا اعلان کر رہے ہیں. تیسری بڑی اچھی بات کی آپ نے صحت کارڈ کی. آپ وہ صحت کارڈ والی آڈیو دوبارہ نکال کے سنیں. اول تو 5 میں سے 4 آڈیو ساری میرے بارے میں آئی ہیں. اپیرنٹلی یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی لیکس ہیں, لیکن وہ ساری مریم نواز کے بارے میں ہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے. یہ عمران خان بھی شامل ہے, اس کا کوچ بھی اس میں شامل ہے. ہاؤ ایور 20 منٹ کی بات میں سے آپ نے وہ 2 لائنز نکال لی, وہ بھی جھوٹ. آپ وہ آج سنیں. میں پرائم منسٹر کو کہہ رہی ہوں, پوری میں نے تمہید باندھی. میں نے کہا یہ جو ہیلتھ پروگرام ہے وہ نواز شریف صاحب نے لانچ کیا تھا, میں نے اس پر محنت کی تھی دن رات. ہم نے جگہ جگہ جا کے ایز پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے مجھے ساتھ لے کے جا کے انہوں نے یہ ہیلتھ پروگرام لانچ کیا تھا. اس کو پیچھے سے میں دیکھتی تھی کیونکہ عوام کی فلاح و بہبود کا وہ ایک تھا. اس میں غریب لوگوں کے اتنے بڑے بڑے آپریشن سرجریز جو ہیں وہ مفت ہوتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ بڑے طریقے سے یہ شو کرتا ہے کہ جیسے ہیلتھ کارڈ اس نے کیا ہے. تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ اس کو اون کریں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ اس کو بند کریں. میں عمران خان نہیں ہوں کہ جب بائی الیکشنز آئے تو حمزہ نے جو 2000 یونٹ سے کم جن کی بجلی خرچ ہوتی تھی 200 یونٹ سے کم جن کی بجلی خرچ ہوتی تھی تو اس نے ان کے لیے بجلی فری کر دی. عمران نے کورٹ میں جا کے وہ بند کرا دیا. میں وہ نہیں ہوں. میں نے تو یہ ہیلتھ پروگرام بنایا ہے. تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا آپ اس کو اون کریں. اور آپ نے کیسے اس لفظ کو اس چیز کو اس طرح سے آپ نے انٹرپریٹ کر لیا کہ میں نے کہا اس کو بند کریں. کیسے میں اس کو بند کرنے کا کہہ سکتی ہوں جبکہ مجھے پتا ہے کہ کروڑوں عوام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج ذرا دوبارہ گھر جا کے اس آڈیو کو ضرور سنیے گا. نہیں, تحقیقات کس کی؟ جعل سازی کی.
जालसाजी की तहकीकात नहीं होती, जालसाजी में तयन करके उसको सजा दी जाती है। तयन हो चुका है, वो अपने मुंह से मान रहा है कि मैंने इस पे खेलना है, मैंने नाम नहीं लेना, मिनट्स को हमने टैंपर करना है। इसके बाद अब एक मिनट, इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन कौन सी रह जाती है, इसके बाद सजा देनी बाकी है, वो उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। हसन आप दोबारा जो है वो अहल हो चुकी हैं, आप इलेक्शन लड़ सकती हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या इसी दौर के अंदर आइंदा साल इलेक्शन है तो हम आपको देखें किसी असेंबली में, पंजाब असेंबली में या कौमी असेंबली में? इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मेरी पार्टी फैसला करेगी कि मुझे कौन सा इलेक्शन लड़ना है, कब लड़ना है। तो अल्लाह ताला के बाद ये जमात मेरी फैसला करेगी। बिल्कुल करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। साहबा शाहदरा से आपको इलेक्शन की दावत देते हैं, शाहदरा NA 123 से। ऑडियो और वीडियो लीक होने का सीजन चल रहा है। इमरान खान की भी एक वीडियो का जिक्र हो रहा है, राना सनाउल्ला कर रहे हैं। आपकी भी एक मुबैना वीडियो है जो नैब लाहौर में थी, जब आपसे मोबाइल फोन और डिवाइस पकड़ा गया था। अगर हैकर के हाथ वो लग गई और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो क्या पाकिस्तानी सियासत इसकी मुशामिल हो सकती है या ये सिलसिला रुकना चाहिए? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो जो नैब में इन्होंने बनाई थी वो, और मैं रात को अपने नाइट सूट में थी, ये कमरे पे इन्होंने 12 बजे धावा बोला, 15-20 लोग थे और एक ने इसी तरह मोबाइल पकड़ा हुआ था, वो मेरी वीडियो बना रहा था। तो अगर तो वो ये मोबाइल वीडियो रिलीज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा उनके लिए शर्म की और नामोशी की कोई बात नहीं है कि एक आप खातून जो कि आपके पास कैदी है, कैदियों के भी हकूक़ होते हैं, भले वो मासूम हो, उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो, पॉलिटिकल कैदी, उसके भी कुछ हकूक़ होते हैं। आपने उसकी इजाज़त के बगैर आपने उसके कमरे पे रात को धावा बोला, आपने एक खातून की वीडियो बनाई और उसके बाद आप वो कहते हैं कि हम रिलीज़ करेंगे। करें रिलीज़, ज़रा दुनिया भी देखे कि आपने कैद में, जो मरियम नवाज़ ने अपने मुंह से आज तक नहीं कहा, क्योंकि मैं विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करती, मैं औरत कार्ड प्ले नहीं करती। अच्छा है वीडियो रिलीज़ करें ताकि पूरी पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये पता चले कि मरियम नवाज के साथ जेल में इन्होंने क्या किया। दूसरी बात जब वो वीडियो बन रही थी वो नैब का अपना दिया हुआ था, नैब ने खुद आपको दिया? जी, नैब के अपने लोगों ने मुझे घर पे बच्चों से बात करने के लिए वो ला के देते थे, बात कराते थे और ले जाते थे, लेकिन उनमें वो 1-2 शख्स शामिल थे, पूरे लोग नहीं थे। तो तभी तो वो उस पर चुप कर गए, वरना अगर मेरे से निकला होता तो उन्होंने कहना था कि ओहो ये हो गया वो हो गया। दूसरा भी एक सवाल आपने किया, कौन सा? कंडेम करना चाहिए ऑडियो वीडियो लीक हो रही है, पाकिस्तानी सियासत इसकी मुशामिल हो सकती है, ये सिलसिला रुकना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये कि जो आपने 2 ऑडियोज़ को और वीडियोज़ को कंपेयर किया ना, मुस्लिम लीग नून की क्या ऑडियोज़ सामने आ रही हैं, वज़ीर आज़म की क्या ऑडियोज़, मेरी क्या ऑडियो सामने आ रही हैं। आप हमारी भले खुफिया ऑडियो रिलीज़ करें या मीडिया के सामने की बात करें या हमारी आपस की ख़ानदानी गुफ्तगू लें या प्राइवेट जो कॉन्वर्सेशंस है वो लें, मुस्लिम लीग नून की जो भी ऑडियो बाहर आएगी उसमें ये होगा कि ये मुल्क के हमदर्द हैं, ये कानून का एहतराम करते हैं, मुल्क के लिए सोचते हैं। और आप दूसरी साइड पे देखें, इनकी जो ऑडियोज़ इमरान खान समेत उसकी पूरी जमात की जो ऑडियोज़ जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं वो इतनी ख़तरनाक है कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुल्क दुश्मन जिसको अब जो गद्दार के ज़िम्मे में आता है, मैंने ये लफ्ज़ कभी किसी को नहीं कहा, लेकिन जो गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है, आपने उस इंसान को, उस गद्दार को आपने इस मुल्क की किस्मत से खेलने की इजाज़त दी। तो ऑडियोज़ में जो फ़र्क है वो पूरी कौम के सामने है। मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी इज्जत अफजाई की बात है। मैडम, हाई कोर्ट का जो आज का फैसला है, क्या उसके खिलाफ आपकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी? किस चीज़ की अपील? अपील तो नैब को करनी चाहिए कि हमारा मुकदमा पिट गया, मैं क्या अपील करूं भाई। और दूसरी नहीं एक मिनट, और दूसरी बात ये एक मिनट और दूसरी बात ये कि मैं 6-7 साल हो गए हैं मुझे अदालतों में धक्के खाते हुए, तो अभी आपका दिल नहीं भरा मतीउल्लाह जान साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब ने कहा आपसे वैसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। एक ये बताइए, इमरान खान साहब ने कहा है कि वो IT बेस्ड जो है कंपनी है जिसका फ्रंट पे टेलीविजन चैनल है, कायदा मोहतरमा एक फोटो दे। इस सवाल का जवाब देना। नहीं, एक मिनट, ये बात, कोई IT कंपनी है? हसन एक मिनट है, कोई IT कंपनी नहीं है, ये इमरान खान है, उसका कोच है, उसके साथ 1-2 चैनल्स हैं, ये उन्हीं का नेक्सस है। बहुत शुक्रिया।